नेक्स्ट आती हैं आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हेलो एल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो 4 कैटेगरी के अंदर आती हैं। पहली एसएन रिएक्शन, दूसरी एलिमिनेशन, तीसरी रिएक्शन विद मेटल और चौथी आती है रिडक्शन। तो 4 मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं हेलो एल्केन्स की: एसएन, एलिमिनेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल्स एंड रिडक्शन। अब जो सबसे पहली है एसएन रिएक्शन, ये एसएन रिएक्शन बेसिकली सबसे फास्टर होती है आयोडाइड्स में, फिर होती है ब्रोमाइड्स में, उसके बाद होती है क्लोराइड्स में और सबसे स्लोअर होती है फ्लोराइड्स के अंदर। चाहे एसएन कोई सा भी हो, SN1 हो या SN2 हो, दोनों टाइप की एसएन रिएक्शन जो होती हैं वो बेसिकली आयोडाइड्स में फास्टर होती हैं और फ्लोराइड्स में वीकर होती हैं। अब ये 2 टाइप की होती है एसएन, एक होती है SN1 और दूसरी होती है SN2। दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं SN1 और SN2 के बीच में? तो SN1 के अंदर जो रिएक्शन की रेट होती है वो डिपेंड करती है बल्कीनेस पर। सबसे ज़्यादा बल्की एल्काइलाइड होता है 3 डिग्री वाला, यानी कि चेन जितनी ज़्यादा हाईली ब्रांच्ड होगी उसके अंदर SN1 के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। यानी रेट डिपेंड करती है 3 डिग्री एल्काइलाइड की कंसनट्रेशन पर, और न्यूक्लियोफाइल की कंसनट्रेशन पर SN1 मैकेनिज्म डिपेंड नहीं करता, केवल 3 डिग्री एल्काइलाइड पर डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के बेसिस पर। SN1 मैकेनिज्म के अंदर ऑर्डर की अगर बात करें तो सबसे फास्टर रिएक्ट करता है 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला और सबसे कम होता है 1 डिग्री वाला। SN1 मैकेनिज्म के अंदर इंटरमीडिएट जो होता है वो होता है sp2 कार्बोकेटाइन, और जनरली ये रिएक्शन जो होती है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर होती है। हाईली पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो SN मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। जबकि SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन की रेट होती है वो एक साथ 2 बातों पर डिपेंड करती है, 1 डिग्री एल्काइलाइड पर और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। तो न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा SN2 में, रिएक्शन की रेट उतनी ज़्यादा होगी। जबकि SN1 के अंदर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से कराओ या वीक न्यूक्लियोफाइल से कराओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। SN2 में फ़र्क पड़ता है कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, क्योंकि रेट दोनों बातों पर डिपेंड कर रही है यहाँ पर, एल्काइलाइड की कंसंट्रेशन पर और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। यहाँ जो ऑर्डर चलता है SN2 के अंदर वो होता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। SN2 मैकेनिज्म का मतलब होता है बायमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, यानी कि सिंगल स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल एक साथ इन्वॉल्व होंगे, एक 1 डिग्री एल्काइलाइड का और एक न्यूक्लियोफाइल का। और इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, जिसमें कि कार्बन एक साथ 5 बॉन्ड बनाएगा। 5 बॉन्ड जब कार्बन बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी कार्बन की sp3d, जबकि SN1 मैकेनिज्म के अंदर जो कार्बोकेटाइन बनता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। जनरली SN2 मैकेनिज्म कराने के लिए सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो कम पोलर होना चाहिए, यानी लेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि SN1 मैकेनिज्म के अंदर न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, दोनों से ये रिएक्शन हो जाती है। जबकि SN2 मैकेनिज्म के अंदर न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। SN1 मैकेनिज्म के अंदर अगर आपने एल्काइलाइड ऑप्टिकली एक्टिव ले लिया तो उस सिचुएशन के अंदर आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें इन्वर्जन और रिटेंशन एक साथ 2 बातें देखने को मिलती हैं। इन्वर्जन प्लस रिटेंशन को मिला के बोला जाता है रेजमाइजेशन, यानी SN1 मैकेनिज्म के अंदर रेजमाइजेशन होता है, और रेजमाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल होता है, क्योंकि ±50% डी फॉर्म और एल फॉर्म का आपको यहाँ पर मिक्सचर मिलता है जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। जबकि SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो इन्वर्जन में चला जाता है, यानी डी फॉर्म का प्रोडक्ट जो होगा वो एल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एल फॉर्म का प्रोडक्ट डी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे इन्वर्जन बोलते हैं। SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। अब जो रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ऑब्वियस ही बात है उसमें से एक स्टेप स्लो होगा तो एक स्टेप फास्ट होगा। तो जो स्लो स्टेप होता है इसका, जिसको कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, उसमें बनता है कार्बोकेटाइन SN1 मैकेनिज्म के अंदर। 2 डिग्री एल्काइलाइड एक ऐसा एल्काइलाइड है जिसमें कि SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म ऑपरेट होती हैं। SN1 से भी चला जाता है वो, SN2 से भी चला जाता है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं SN रिएक्शंस के। तो एक एग्जांपल्स के अंदर सबसे पहला आता है आपके पास रिएक्शन विद एक्वस KOH और NaOH। आप रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस KOH या NaOH के साथ। आप ऑक्सीजन को हटा करके सल्फर लगा दो तो फॉर्मूला हो जाएगा KOH की जगह KSH
और NaOH की जगह NaSH। कुल मिलाकर के NaOH या KOH इनका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है OH नेगेटिव आयन या SH नेगेटिव आयन। ये OH नेगेटिव आयन या SH नेगेटिव आयन X नेगेटिव आयन को हलाइड में से एल्काइल हाइड में से हटाता है और R के साथ आके अटैच हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ROH या RSH। ROH को तो आप अल्कोहल बोलोगे, लेकिन जब कंपाउंड में सल्फर लग जाती है तो बोला जाता है थायो अल्कोहल। यानी कुल मिलाकर के जिस कार्बन से हेलोजन हटती है वो कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिड, यानी हेलोजन जो रिप्लेस होती है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन से रिप्लेस होती है और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अल्कोहल और थायो अल्कोहल। अब मान लो कि आपको कंपाउंड दिया, उस कंपाउंड की आपने KOH के साथ रिएक्शन कराई है तो KBr बाहर आएगा, लेकिन कंपाउंड जो बेंजीन का दिया हुआ है उसके अंदर 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, एक ब्रोमीन साइड चेन में और एक ब्रोमीन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो जो ब्रोमीन साइड चेन के अंदर है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो sp3 कार्बन है, जबकि जो ब्रोमीन रिंग के से डायरेक्टली अटैच है वो sp2 कार्बन से अटैच है। और जब ये रिएक्शन होती है एसिड रिएक्शन तो वो हमेशा sp3 कार्बन पे होती है, तो KBr जो निकलेगा वो sp3 कार्बन से निकलेगा Br, और जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के अंदर CH2 के साथ अटैच हो जाएगा OH। उसके बाद अगर आपने रिएक्शन कराई मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब हो गया सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर। सिल्वर ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH का होल ट्वाइस। अब जैसे ही आप इसकी AgOH के होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Ag वाला पार्ट Br को अपने साथ ले आएगा और R वाला पार्ट OH के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा अल्कोहल। यानी कि मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर एल्काइल हाइड की रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल होता है। लेकिन अगर आपने इस रिएक्शन में सिल्वर ऑक्साइड ले लिया ड्राई, तो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के केस के अंदर 2 Ag दोनों Br को कंबाइन कर लेंगे, 2 AgBr का बाई प्रोडक्ट हो जाएगा और दोनों एल्काइल ग्रुप एक ऑक्सीजन से अटैच हो जाएंगे, जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा ईथर। यानी कि ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के केस के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है आपके पास ईथर, और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है अल्कोहल। अगली रिएक्शन मैंने कराई NaOR के साथ या NaSR के साथ। ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिया, कंपाउंड एक ही है। कंपाउंड का नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। इस सोडियम एल्कोक्साइड के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है RO नेगेटिव, वो होता है इस कंपाउंड का न्यूक्लियोफाइल या SR नेगेटिव बोल लो। अगर आप एल्काइल हाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हो तो NaBr बाहर आ जाएगा, बचा हुआ OR वाला पार्ट एल्काइल R के साथ अटैच होकर बना लेगा ROR। तो जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड कहलाएगा ईथर। एल्काइल हाइड की जब भी सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन होगी तो कंपाउंड बनता है ईथर, और ये जो मेथड है ईथर बनाने का, ये मेथड कहलाता है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। बाकी डिटेल तो हम ईथर्स चैप्टर के अंदर डिटेल में करेंगे ही। सिर्फ इनिशियली ये बात याद रखनी है कि एल्काइल हाइड जब भी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा ईथर। अगली रिएक्शन आती है अमोनिया के साथ। रिएक्शन कहलाती है हॉफमैन अमोनोलाइसिस। अगर इस रिएक्शन के अंदर हम अमोनिया की एक्सेस कर दें और एल्काइल हाइड के साथ रिएक्शन करा दें तो HBr बाहर आ जाएगा और आपको मिलेगा RNH2 का बाई प्रोडक्ट। RNH2 कहलाती है प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन एक्सेस में तभी मिलेगी जब अमोनिया किस में लिया जाएगा, एक्सेस के अंदर। एक्सेस अमोनिया अगर आप लेते हो एल्काइल हाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड होता है RNH2, जिसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। लेकिन अगर आपने उल्टा केस कर दिया, आपने एल्काइल हाइड एक्सेस में ले लिया और फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, तो आपको इस केस के अंदर केवल 1 डिग्री अमीन नहीं मिलेगी। 1 डिग्री अमीन के साथ आपको 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और क्वांटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यानी कि एल्काइल हाइड जब भी एक्सेस में लिया जाएगा और अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 डिग्री अमीन भी होगा। उस 1 डिग्री अमीन में से HBr फिर रिमूव हो जाएगा RBr के साथ रिएक्ट कराने पर, आपको मिलेगा 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन फिर से HBr उसमें से निकल जाएगा, मिल जाएगा 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन दोबारा एल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से HBr निकलेगा और मिलेगा आपको 4 डिग्री का क्वांटरनरी अमोनियम सॉल्ट। द रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन अमोनोलाइसिस, या कभी कभी इसको एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास रिएक्शन विद KCN। एल्काइल हाइड की रिएक्शन अगर आप KCN के साथ कराते हैं तो आपको एल्काइल साइनाइड का मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। एल्काइल साइनाइड को नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। एल्के नाइट्राइल इनका UPAC होता है। यानी कि जब भी आप किसी एल्काइल हाइड की रिएक्शन KCN के साथ कराएंगे तो एल्काइल साइनाइड या एल्के नाइट्राइल मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर आपने
KCN की जगह रिएक्शन करवाती है AgCN के साथ, एल्काइलाइड की रिएक्शन AgCN के साथ कराई, तो उस सिचुएशन के अंदर जो आइसोसाइनाइड होगा RNC वो मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि पहले केस के अंदर साइनाइड मेजर होगा, आइसोसाइनाइड माइनर होगा, जबकि दूसरे केस के अंदर आइसोसाइनाइड मेजर होगा और साइनाइड माइनर होगा। तो अब इसमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि KCN लेते हैं तो साइनाइड मेजर प्रोडक्ट होता है, जब AgCN लेते हैं तो आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट होता है। आइसोसाइनाइड को बेसिकली कार्बेलामाइन भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसकी वजह ये होती है कि ये जो CN नेगेटिव होता है ना, ये CN नेगेटिव एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास अटैच करने के दो तरीके हैं। अब अगर CN नेगेटिव का कार्बन इन्वॉल्व हुआ एल्काइल के साथ तो बनेगा साइनाइड एज द मेजर प्रोडक्ट, और अगर नाइट्रोजन इन्वॉल्व हुआ तो बनेगा आइसोसाइनाइड एज द मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि KCN एक आयनिक कंपाउंड है और AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो KCN के अंदर कार्बन और पोटेशियम के बीच का बॉन्ड आयनिक होने की वजह से कार्बन का नेगेटिव चार्ज फ्री होता है, जबकि AgCN के अंदर Ag और C के बीच में कोवलेंट बॉन्ड आने की वजह से कार्बन फ्री नहीं होता, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो जाके एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है और बना के देता है आइसोसाइनाइड। उसके बाद अगली रिएक्शन आपके पास आती है एलिमिनेशन, जिसको कॉमनली बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन, या जिसका दूसरा नाम है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। बीटा एलिमिनेशन के अंदर बेसिकली हम कोई भी एल्काइलाइड का यूज़ करते हैं और उसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH के साथ जब भी आप ये रिएक्शन कराएंगे तो आपको इस केस में बनती है एक एल्कीन। KOH होना चाहिए एल्कोहलिक, एक्वस नहीं होना चाहिए। अगर एक्वस हुआ तो एल्कोहल बनती है। तो एल्कोहलिक KOH के साथ जब भी आप रिएक्शन कराएंगे तो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है आप उसे नाम दे देंगे अल्फ़ा, और उसके बराबर वाले कार्बन को नाम दे देंगे बीटा। अल्फ़ा से हेलोजन निकालिए और बीटा से हाइड्रोजन को रिमूव कराइए, तो कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो आपको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और एक Br रिमूव हुआ, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर बना के देंगे HBr, जिसकी वजह से रिएक्शन को बोला जाता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब जो HBr बना उसका Br वाला पार्ट K के साथ अटैच हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट में आपको KBr मिल जाएगा, और जो OH वाला पार्ट है वो H के साथ अटैच हो जाएगा और बाई प्रोडक्ट में आपको वाटर मिल जाएगा। यानी बाई प्रोडक्ट जो होगा इस रिएक्शन का वो होगा KBr और वाटर। डबल बॉन्ड किन दो कार्बन के बीच में आएगा? अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच में आएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। अब जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट मेजर होगा या माइनर होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? तो अगर आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है एल्कीन वो मेजर है या माइनर है ये डिसाइड करना है, तो इसको डिसाइड करने के लिए एक रूल का यूज़ करा जाता है जिसे बोला जाता है सेटजेफ्स रूल। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट के अंदर हमेशा वो एल्कीन होगी जो कि सबसे ज़्यादा एल्काइलेटेड होगी, और माइनर प्रोडक्ट वो एल्कीन होगी जो कि सबसे कम एल्काइलेटेड होगी। यानी मैक्सिमम एल्काइलेटेड एल्कीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट इज़ नोन एज सेटजेफ्स रूल। अब इस रूल को एक एग्जांपल पे लगा के देखते हैं। जैसे कि गिवन एग्जांपल एक दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन आपने एल्कोहलिक KOH से कराइए। आपने प्रोडक्ट बनाया, अल्फ़ा बीटा आप अज्यूम करिए, अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन स्क्रीन पर मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अल्फ़ा कार्बन के अंदर आप चेक, तो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसे नाम दिया अल्फ़ा, उसके बराबर में एडजेसेंट दो कार्बन को नाम दिया गया बीटा। बीटा रिंग के बाहर वाला भी है और बीटा रिंग के अंदर वाला कार्बन भी है। अब अगर आप बीटा बाहर वाला कार्बन मानते हैं तो डबल बॉन्ड आएगा रिंग और बाहर वाले कार्बन के बीच में, और अगर बीटा रिंग के अंदर वाला मानते हैं तो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आएगा। अब अगर डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आएगा तो वो एल्कीन जो बनेगी वो होगी मैक्सिमम एल्काइलेटेड, तो वो बनेगी मेजर प्रोडक्ट। और अगर डबल बॉन्ड रिंग के बाहर गया तो जो एल्कीन होगी वो होगी माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि वो लेसर एल्काइलेटेड है। तो मेजर प्रोडक्ट वो एल्कीन होती है जो कि मैक्सिमम एल्काइलेट होती है, और माइनर प्रोडक्ट लेसर एल्काइलेटेड एल्कीन को बोला जाता है। रूल का नाम है सेटजेफ रूल, जिसके द्वारा एल्कीन की फॉर्मेशन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के अंदर बताई जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपके पास रिएक्शन विद मेटल्स। इस रिएक्शन में आप एल्काइलाइड की सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर प्रेजेंस के अंदर, और आपको मिलेगा यहाँ पर एक एल्केन। जो एल्केन बनेगी वो होगी सिमेट्रिकल एल्केन। रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। इस वुड्स रिएक्शन के अंदर आपको जो एल्केन मिलती है वो होती है सिमेट्रिकल। एल्काइलाइड के दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं सोडियम के साथ रिएक्ट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपने आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिया
तो उसके 2 मॉलिक्यूल 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करके 2 NaBr का बाई प्रोडक्ट निकाल लेंगे और आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इस कंपाउंड को जैसे ही आप बीच में से काटेंगे तो आपको मिलेगा इक्वल हाफ। तो यानी कि सिमेट्रिकल एल्केन जो होती है वो वुड्स रिएक्शन तैयार करके देती है। अगर आपने रिएक्शन कराया मैग्नीशियम के साथ, एल्काइलाइट जब भी मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करती है तो उस सिचुएशन में बना करके आपको देती है गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट जिसका जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। ड्राई ईथर सॉल्वेंट के अंदर ही गिगनार्ड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि Mg जो होता है वो R और X के बीच में स्टेबल करने के लिए ईथर के ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को मैग्नीशियम की तरफ कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसकी वजह से मैग्नीशियम R और X के बीच में स्टेबल होता है। ज़रा भी इसके अंदर वाटर का यूज़ नहीं करा जाता है क्योंकि गिगनार्ड का जो एल्काइल ग्रुप होता है वो नेगेटिव होता है और वाटर के कांटेक्ट में आते ही वाटर का H आयन गिगनार्ड के R नेगेटिव के साथ कंबाइन करके एल्केन बना लेता है, जिसकी वजह से गिगनार्ड को हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर करते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर गिगनार्ड की टोटल मिलाकर के 9 एप्लीकेशंस होती हैं। उनमें से मेजर एप्लीकेशन जो होती है वो एल्केन की फॉर्मेशन होती है, जो कि एल्केन चैप्टर के अंदर भी पढ़ाई जाती है। ठीक, गिगनार्ड का वाटर के साथ कभी रिएक्शन नहीं कराया जाता, यानी कि हाइड्रेटेड कंडीशन के अंदर कभी भी गिगनार्ड को नहीं लिया जाता, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्केन होगा। अगली रिएक्शन आपके पास आती है रिडक्शन, जिसमें कि आप एल्काइलाइड का अगर रिडक्शन कराएंगे, चाहे निकल के साथ कराइए, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराइए या SnHCl के साथ कराइए, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्केन होगा।